पाक चीन दोस्ती का एक और रोशन दौर शुरू। चीनी सदर शी जिनपिंग 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। भारत सरकार की नींदें उड़ गईं। अरबों डॉलर्स के मुआहदे, बदले में पाकिस्तान से क्या उम्मीदें? तब्दीली आ गई है। हल्का 246 का जिमनी इलेक्शन फाइनल मरहले में दाखिल हो गया। सियासत का धमाल जारी। जीत का ताज किसके सर सजेगा? छोटे मियां के बाद बड़े मियां भी सऊदी अरब सुधारेंगे। खित्ते में अमन की बहाली और यमन सूरत हाल के हवाले से दौरा अहमियत का हामिल। बताएंगे अंदर की बात। खबरों की तह में छुपी बातों, तज्जिए और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर की बात के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं साबिर शाकिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक चीन जो दोस्ती है वो उसकी तारीख बहुत रोशन है और जो मौजूदा जो दौरा है पाकिस्तान का जो चाइनीज़ सदर का, उसके ना सिर्फ खित्ते पे इंतहाई मस्बर असरात मुरतब होंगे बल्कि पाकिस्तान में एक नए रोशन बाब का यकीनन आगाज़ होगा। भट्टी साहब, ये जो हालिया जो दौरा है, आज 2 रोज़ा जो दौरा आज से शुरू है पाकिस्तान का चाइनीज़ सदर का, इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है और यकीनन हम भी किताबों में पढ़ते हैं, अपने निसाब में भी, कि पाक चीन जो दोस्ती है उसकी हमेशा मिसालें दी जाती हैं। आपके क्या समझते हैं इसके जो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं खित्ते के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सब जैसे आपने फरमाया, चाइना पाकिस्तान का दरीना दोस्त है और मुखलस दोस्त है। जो पाकिस्तान के खित्ते में एशिया में सूरत हाल है, इसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान और चाइना की मिसाली दोस्ती ही दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। और ये दौरा यकीनन बहुत अहम है क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान उस वक्त खुशहाली करेगा जब इसकी माशियत मजबूत होगी। अब हमें मदद की ज़रूरत नहीं, ट्रेड की ज़रूरत है। जैसे ही हमारी इकानमी सूरत हाल बेहतर होगी, बिजनेस होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसी में पाकिस्तान की खुशहाली है। आप देखें ना, जब 2 रोज़ में ना 45 अरब रुपए की 45 अरब डॉलर की चाइना पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इस सरमायाकारी से ही यकीनन आम लोगों को इसके फ़वाइद पहुंचने चाहिए। जब बिजनेस आएगा, जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आम लोगों की हालत ज़ार बेहतर होगी और जैसे ही आप इकानमी तौर पे बेहतर होते हैं, आपकी माशियत मजबूत होती है, आप खुशहाली की तरफ जाते हैं और खुशहाली ही अच्छे और पुरअमन पाकिस्तान की जमानत है। मैं समझता हूँ इनका दौरा है। भट्टी साहब, सिर्फ एक सवाल का जवाब, उसके बाद साबिर साहब के पास जाते हैं। क्या पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सूबा पंजाब है? क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला एक सूबे के नजर आए, तो ये क्या मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से भी ये दुरुस्त है कि एक सूबा जो है उसके वज़ीर आला थे और बाकी 3 जो सूबे हैं उनके वज़ीर आला को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खल साहब, हम हमेशा डिक्टेटरशिप को बुरा कहते हैं, हम इसके कभी हक में नहीं होते। ना जर्नलिस्ट हो सकता है, हाँ वो ज़ियाउल हक का हो या मुशर्रफ साहब का, लेकिन जब हम जमहूरियत का नाम लेते हैं और उसमें डिक्टेटर से बदतरीन रवैये अपनाते हैं, मैं समझता हूँ जितना वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ का राइट था, इसी तरह चारों सूबों के वज़रा का उतना ही राइट है। इस तरह के फैसले दूसरे सूबों में, जो छोटे सूबे हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, उनमें थोड़े से डिसहार्ड होते हैं कि जी हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो वफाकी हुकूमत को बड़े दिल का करना चाहिए और तमाम सूबा अगर बुलाना था तो तमाम वज़ीर आला आते और अपनी अपनी राय देते, ताकि ये तासुब ना होता कि वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म भी है और वज़ीर आला भी है। शायद ये सियासत के लिए एक अच्छा कदम नहीं है, लेकिन बहरहाल दौरा चीन के सदर का पाकिस्तान में आना बड़ा खुश आइन है और जिसे आम हुकूमत के अलावा आम शहर भी इसको वेलकम कह रहे हैं। जी साबिर साहब, एक तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि 45 अरब के लगभग जो डॉलर की सरमायाकारी जो 32 मनसूबों पे दस्तखत हुए हैं और दूसरी जानब जो पाक चाइना इक़्तिसादी जो कॉरिडोर है उसका भी आगाज़ होगा। इतने अरबों डॉलर के अगर मनसूबे चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है तो यकीनन उसके बदले में चाइना भी पाकिस्तान से कुछ डिमांड करेगा। आप क्या समझते हैं, एक तो कॉरिडोर के हवाले से और दूसरा जो 45 अरब के जो मनसूबे हैं, इस तरह सरमायाकारी किस तरह क्या इस तरह आएगी जिस तरह पहले या मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे उन्होंने जो तवानाई के मनसूबे हैं उसमें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा है, चाइनीज़ कंपनी को ठेके दिए जाते हैं। क्या ये भी उसी नौइयत की सरमायाकारी है? इसमें वाक़तन जो चाइना से 45 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे तो ज़ाहिर बात है उससे तो बहुत ज़र मुबादला में हमारा इजाफा भी होगा और तरक्की भी होगी। इसमें जो है ना 32 अरब डॉलर जो हैं वो तो सरमायाकारी है एनर्जी सेक्टर में और दीगर शोबों में, और IPPs समझें उसी टाइप की IPPs लगाए जाएंगे और उससे फिर
बिजली जो है वो ख़रीदी जाएगी और आवाम को पहुंचाई जाएगी। और जबकि बाकी जो हैं तकरीबन 14-15 अरब डॉलर कह लें, वो हैं सॉफ्ट लोन की सूरत में। और सॉफ्ट लोन जो हमें ब्रीफिंग दी गई, ये तो जब चीज़ें सामने आएंगी ब्लैक एंड वाइट में तो तब पता चलेगा, लेकिन जो हमें ब्रीफ़ किया गया उसमें यह है कि ये इंतहाई सॉफ्ट लोन है और मार्केट रेट से बहुत ही कम नरखों पर ये पाकिस्तान को दिया गया है। तो आपने एक और दूसरी बात यह है कि ये तकरीबन 39 कुछ बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको मैं भी बता देता हूँ कि तकरीबन 45 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज साइन हुए हैं। उसमें कुछ MOUs हैं और कुछ नोट्स शेयरिंग है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ स्टेटस के। ये 45 से ज़ायद पेपर साइन किए गए हैं मुख्तलिफ़ वजारतों में। और बुनियादी जो असल चीज़ है उसमें यह है कि जो इक़्तिसादी कॉरिडोर जिसको इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं वो होगा जो चाइना से लेकर गवादर तक जाएगा और उसके बाद फिर उस रूट को मुख्तलिफ़ राब्ता सड़कों के ज़रिए मुल्क के बाकी हिस्सों के तमाम जो एरियाज़ हैं वो कवर किए जाएंगे। और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो तामीर किया जाएगा। और उसके बाद एक पोर्ट सिटी बहुत ही आला नस्ल का ग्वादर में वो तामीर किया जाएगा। ये इसके मेन हैं जो मेन फीचर्स हैं। लेकिन आपने कहा कि फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ गिव एंड टेक पे ही होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर तरक्की करता है, पाकिस्तान स्टेबल होता है तो उससे यकीनन चाइना को भी और रीजन को भी सारे रीजन को फ़ायदा पहुंचेगा। और जब सरमायाकारी कोई इन्वेस्टर आते हैं, सरमायाकारी करते हैं तो फिर सारी उम्र उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी उनको मिलता है। तो वो ये ताली दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ ये नहीं होता कि कोई सरमायाकार आए आंखें बंद करके और सरमायाकारी करे और उसको कुछ बचत ना हो, तो ऐसा नहीं है। चाइना को भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद फिर ये जो इक़्तिसादी कॉरिडोर जिसे कहा जा रहा है, ये वस्त एशियाई रियासतों और दीगर ममालिक को भी फिर आगे एक्सेस होगी, इसको मज़ीद आगे फैलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक हब बन जाएगा पाकिस्तान दरमियान में और एक मेन रूट बन जाएगा। तो ये चीज़ लेकिन देखना यह है कि जब ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने आएंगी तो तब अंदाज़ा हो सकेगा कि इसमें शफाफियत कितनी है। और लेकिन हमें अपने दोस्त चाइना के साथ बहरहाल इस वक्त उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को सिक्योरिटी रिस्क और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की वजह से कोई भी मुल्क यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, क्रिकेट और खेलने तक बंद हो चुकी हैं, और उस वक्त चाइना जो है इतनी हिम्मत कर रहा है और 42 अरब डॉलर जो है यहाँ फेंक रहा है। और उसकी वजह से ये एक अच्छा मैसेज जाएगा जो मुल्क रुके हुए हैं, जो इस खदशे में और इस खौफ में मुब्तला हैं, उनको भी चांस मिलेगा। अब एनर्जी क्राइसिस में आपको बताऊं कि अमेरिका के साथ एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के डायलॉग होते रहे, लेकिन अमेरिका ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा इस बारे में किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की, बल्कि वो लॉलीपॉप देते रहे। और ऐसे वक्त में जब एक मुल्क जो है वो इस एनर्जी क्राइसिस से निकालने के लिए 32 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, तो उसे अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना अहम मुल्क है और हम उनके लिए कितने अहम हैं कि वो हमें और हम उनको किस तरीके से सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। जी भट्टी साहब, ये भारत जो चाइना के जो सदर का दौरा है पाकिस्तान का, उस हवाले से भारत की जो क्यों हवाइयाँ उड़ी और वहाँ का मीडिया और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो किस बात से परेशान है, उनको किस चीज़ से खौफ है? देखें, जब भी कोई दूसरे मुल्क की क़यादत पाकिस्तान में आती है, ना जाने क्यों भारत को एक अनजाना सा खौफ डराता रहता है। जब भी मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में यही गुजारिश की थी, खुशहाल पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, यकीनन इसके जो दुश्मन ताकतें हैं जो पाकिस्तान की खुशहाली से हसद करती हैं, उनके लिए एक अच्छा साइन नहीं है। भारत को अंदर का खौफ डरा रहा है क्योंकि भारत ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग दे, इधर अमन अमान कायम ना हो, इधर की सूरत हाल ख़राब रहे। और भारत की तशवीश अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती एक मिसाली है, जो उनका हसद या उनकी जेलसी शायद उनके काम ना आए इस दफ़ा। अच्छा साबर साहब, एक तो जिस तरह आपने फरमाया कि अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कुछ चीज़ें जो हैं नहीं आई। एक आपने सॉफ्ट लोन का जिक्र किया कि 13 या 14 अरब के करीब सॉफ्ट लोन है, तो 45 अरब में बाकी जिस तरह से ये सप्लीमेंट भी आज बहुत बड़े बड़े शाया हुए हैं अखबारात में, और उसमें बताया गया कि पोर्ट कासम जो कोल पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का,
फिर उसमें सक्की किनारी हाइड्रो प्रोजेक्ट है 870 मेगावाट का, फिर यूईपी विंड प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का, एससीसी थरकोल प्रोजेक्ट है, फिर कायदे आजम सोलर ऑलरेडी ये तो लगा हुआ है, फिर मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन है, हाइड्रो चाइना विंड प्रोजेक्ट है, और साहिवाल कोर पावर प्लांट है, साल्ट रेंज कोर। ये तकरीबन 10,400 मेगावाट के हैं, जिनके ऊपर 20 अरब डॉलर की जो है वो अब सरमायाकारी है, और 800 मेगावाट इससे बिजली पैदा होगी। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि लोन सिर्फ उसमें 14 अरब डॉलर का है, और दूसरी तरफ ये मैंने जो मनसूबों का जिक्र किया जो तवानाई का, ये जिस तरह से माजी में हम देखते हैं, इससे तो पाकिस्तानी हुकूमत सरमायाकारी पाकिस्तानी हुकूमत करती इन मनसूबों के ऊपर, अलबत्ता जो ठेके हैं वो चाइनीज़ कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो क्या ये भी उसी तरह की सरमायाकारी होगी, या इसमें वाक़तन जो चाइना से पैसा आएगा और वो मनसूबे बनाएंगे और उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे, जिस तरह जो मोटरवे प्रोजेक्ट बना था कोरियन कंपनी ने बनाया था? नहीं, ये जो IPPs हैं, जो बिजली घर लगाए जाएंगे, वो तो 100% सरमायाकारी उन्हीं की होगी। मेरा अपना अंदाज़ा है, वही मैं बता रहा हूँ कि जब ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा। उसमें तो कोई शक नहीं कि जब सरमायाकारी का मतलब सरमायाकारी होता है। पहले भी हमारे पाकिस्तान में IPPs मौजूद हैं, तो इसी तरीके से ये जो निजी बिजली घर होंगे वो सरमायाकारी करेंगे और उससे फिर गवर्नमेंट जो है वो बिजली ख़रीदेगी और आवाम को दी जाएगी। तो ये तो जो एक कॉमन सेंस की बात है वो ये नज़र आ रही है। जहाँ तक आपने कहा इंडिया का, वो थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि इंडिया ने तो अभी कॉलम भी लिखना शुरू कर दिए हैं या लिखवाना शुरू कर दिए हैं कि इतनी बड़ी सरमायाकारी हो रही है, चाइना जा रहा है कैसे मुल्क में, तो सिक्योरिटी चाइनीज़ को कैसे प्रोवाइड की जाएगी। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को या चाइना को इस मंसूबे की वजह से किस किस्म के क्राइसिस या किस किस्म के ख़दशात जो हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि जिस चोर की दाढ़ी में कहते हैं ना तिनका होता है, तो जिसने कोई काम ख़राब करना हो या जो प्लान रखता हो वही इसी तरह के ख़दशों का इजहार करता है। अगर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चाइनीज़ जो आएंगे उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इससे हमें उन अनासर पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, इंडिया की और वो अफ़गानिस्तान, इसको हमें नज़र रखना होगा। क्योंकि साहब आपने जो इंडिया का जिक्र किया है ना, इंडिया का जो आपने जिक्र किया है कि वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत सारे मनसूबे हैं, ऑलरेडी चाइनीज़ जो हैं इंजीनियर्स जो हैं उनके वो कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। और आज तक जिस तरह पाकिस्तान में इतने सिक्योरिटी इशू के बावजूद चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, ये शहरी हैं, बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आज तक इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। लिहाजा ये जो महज उसका एक प्रोपेगेंडा है। हम ब्रेक पे साहब जाते हैं और उसके बाद हम बताएंगे NH 46 जो है 246 उसकी इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से, और वज़ीर आज़म का जो मुमकिन दौरा सऊदी अरब है और यमन की जो सूरत हाल के हवाले से वहाँ का उनका मुमकिन दौरा है, उस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जिस तरह अरबों रुपए डॉलर जो 45 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में, और जिस तरह से माजी में हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, जब भी कोई बड़ा मनसूबा होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है या लोकल इन्वेस्टमेंट की बात होती है अरबों रुपए के, वहाँ पे किक बैक्स और कमीशन के जो किस्से हैं वो भी सामने आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो इंश्योर की जा रही है और उसके लिए कोई मैकेनिज्म क्या होगा इन मनसूबों के ऊपर? क्या चाइनीज़ जो हैं उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए या पाकिस्तानी जो कोई इदारा ऐसा समझते हैं कि जो इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है? आपका सवाल बड़ा वैलिड है। पाकिस्तान की सिचुएशन के लिहाज से पाकिस्तान में मंसूबे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसकी कमीशन के तौर पर शायद आवाम पर 35% भी लगते, 65 से 70% कमीशन पे ली जाती है। आज जो मेरी इतलात के मुताबिक है, चौधरी शुजात, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और परवेज़ लाई ने भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट से बात की है।
उन्होंने उस मुलाकात को एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। उनको कहना था कि जी आपने करप्शन के खिलाफ जहाद करते हैं, उस पर कतई कंप्रोमाइज़ नहीं करती चाइना हुकूमत, तो आप जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अरबों डॉलरों की, तो बेहतर ये है कि चाइना के लोग ही मॉनिटरिंग करें ताकि अवाम के लिए लगाए गए प्रोजेक्ट के असरात भी अवाम तक आए। मेरा ख्याल है अगर चाइना अपने प्रोजेक्ट की निगरानी खुद करे, मॉनिटरिंग खुद करे और कमीशन के खात्मे की हर मुमकिन कोशिश करे तो इसके ज़्यादा बेहतर असरात आएंगे और पाकिस्तान जल्द और बेहतर खुशहाली की तरफ जिस तरह भट्टी साहब आप देख सकते हैं एग्जांपल भी है कि यूएसएड प्रोग्राम जो है उसके तहत भी कोई भी मनसूबा जो है उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग जो है अमेरिकी हुकूमत खुद करती है और पाकिस्तान में उसके इदारे मौजूद हैं जो सारे अपने फंड्स की निगरानी करते हैं। साबर साहब आप क्या समझते हैं कि भट्टी साहब ने जो बात की है कि इस जो अगर इतनी बड़ी सरमायाकारी आ रही है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान एक कल को हुकूमतें भी तब्दील होती हैं और अगर इसमें किकबैक्स और कमीशन की नज़र ये पैसा हो गया तो अवाम की फलाह बहबूद तो नहीं आएगी सामने, लेकिन कुछ अलबत्ता लोगों की जेबों में चले गए तो उससे अवाम या मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, एक बात तो ये बता दूं कि ये जो इकनॉमिक कॉरिडोर और ये जितनी भी सरमायाकारी और लोन है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं और मुक़्तदर इक़्तिदारे हैं, वो सारे के सारे ऑन बोर्ड हैं। आज आपने देखा होगा कि चाइनीज़ सदर से आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान ख़ान, PMLQ के चौधरी शुजात हुसैन साहब, जमात इस्लामी, JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP समेत जितने भी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, MQM के डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, तो उन सब की मुलाकात हुई है और इस विज़िट से पहले तमाम जो हैं रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया और ख़ास तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसमें ऑन बोर्ड है। जब इतनी बड़ी सरमायाकारी और वो भी चाइना जैसे मुल्क से आ रही हो और सॉफ्ट लोन आ रहे हो, सॉफ्ट लोन पे तो आप कह सकते हैं कि किकबैक्स और ये वो, लेकिन जो सरमायाकारी आ रही है, ज़ाहिर है सरमायाकार ने सबसे पहले अपने सरमाए का साबर साहब आपकी बात एक सेकंड रोकूंगा, क्योंकि सॉफ्ट लोन से बात आई है कि एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में चाइनीज़ जो है आपको पता कंपनी को दिया गया था और वो स्कैनर 2 ख़राब आए थे और उसके बाद आज तक हम उसका जो सॉफ्ट लोन है वो स्कैनर और प्रिंसिपल अमाउंट तो जी वो स्कैनर गिफ्ट थे। मैं आपको बता दूं कि वो स्कैनर गिफ्ट थे और उसमें नहीं गिफ्ट नहीं थे, उसका सॉफ्ट लोन था। नैब उसकी इंक्वायरी भी कर रहा है, अभी तक इंक्वायरी सुन लें। जी सुन लें अगर उसमें होता तो कब से आ चुके होते ऐसी चीज़। उसमें कुछ वेव्स निकलती हैं, वो सेहत के एतबार से कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं इंस्टॉल किए जा रहे। KP के गवर्नमेंट के पास भी जाने थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद इस वजह से जो वेव्स निकलती हैं उससे इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो जहाँ सिटी प्रोजेक्ट के स्कैनर की बात जो रहमान मलिक साहब ने के दौर में वही बात बता रहा हूँ, वो भी उसमें नैब में बकायदा उसकी तहकीकात हो रही है। नैब में तहकीकात करनी होती तो कब तक कर चुका होता। गिफ्ट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं निकली। जी उसमें खरल साहब उसमें कुछ ऐसा नहीं निकला। अगर निकला होता तो आप चौधरी निसार अली खान साहब के तवक्को कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़ आए। वो पॉलिसी की नज़र हो गया। नहीं, मफाहमती पॉलिसी उसमें यह कि चौधरी निसार अली खान पिछले 1 साल से अपनी वजारत में कितना गंद साफ़ कर चुके हैं आप ये देखें, और वो वाहिद मेरा ख्याल है वजारत है जहाँ पर काम हो रहा है और अपने रोज़ाना किसी न किसी ऑफिसर को या तो वो जेल में भेज चुके होते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग का जो सबसे बड़ा इशू था और जिस तरीके से जो सजा याफ्ता कैदियों को बाहर वापस पाकिस्तान ला के और उनको रिहा करने का स्कैंडल था, वो सारे के सारे अनफोल्ड हो चुके हैं। NA 246 जो है उसकी सरगर्मियां भी अरूज पे हैं। आप क्या समझते हैं कि NA जो 246 है उसका मुस्तकबिल क्या है और ये क्या जिस तरीके से आज कुछ पार्टियों ने इलाक भी किया है, मुख्तलिफ तरीके इंसाफ से कुछ उम्मीदवारों ने किया और कुछ ने PTI से किया है, आगे इसका जो क्या मंजरनामा देख रहे हैं NA 100 और मुल्क की जो सियासत है और ख़ास तौर पर जो ये एक बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है इस NA 246 के हवाले से। NA 246 जी अभी तक तो बज़ाहिर जो लगता है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पलड़ा भारी है और वहाँ पे जितने भी अब तक सर्वे हो चुके हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी आपस में कोई कंप्रोमाइज़ करते तो वो यकीनन टफ़ टाइम होता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए। लेकिन अभी तक जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मौजूद हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी मौजूद है। तो वोट जो डिवाइड होगा वो MQM वोट डिवाइड होगा, इसलिए इसका अभी तक जो फ़ायदा है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पहुँच रहा है। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन MQM जीतती है
सिर्फ मैसेज ये है कि MQM के कोई भी ख़िलाफ़ नहीं है, किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि अगर MQM या कोई भी जमात एक पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ जो मुरवजा तरीक़ाकार उसके मुताबिक सियासत करते हैं तो उनको इसमें हिस्सा लेने का हक़ हासिल है। और अगर MQM इसमें जीत जाती है तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अचंभे वाली बात। तो जो अभी तक की इतलात हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। जी भट्टी साहब, ज़ाब्ता अखलाक भी आ गया और जो धांधली के हवाले से पहले आपने देखा कि 1 लाख सवा लाख से ज़्यादा वोट मिले थे नबील कबोल को जो MQM के कैंडिडेट थे। अभी भी क्या समझते हैं कि इतने ही वोट होंगे और ज़ाब्ता अखलाक जो उस पर अमल दरामद हो सकेगा? देखिए खल साहब, बीइंग ए मीडिया पर्सन मुझे उसके नताइज से कोई लिंक नहीं है। वो जिसको भी अल्लाह ताला कामयाब करे वो ही कामयाब होगा। लेकिन जो खुश आइन बात है ना, मुझे 246 का ये नहीं था पता ये कि 90 उधर आता है। उधर अच्छी बात यह है कि तमाम सियासी जमातें अपना मैसेज डोर टू डोर जाके दे रही हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं हमें वोट दे। लेकिन थोड़ी सी एक बदनज़मी ये है कि दो साल तमाम जो सियासी जमातें तीनों हिस्सा ले रही हैं, MQM, तरीके इंसाफ, जमात इस्लामी, एक दूसरे के पे इल्ज़ामात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और उस इलाके के मसाइल को डिस्कस नहीं कर रहे। लिहाजा नताइज मैटर नहीं करते। MQM अगर 60-70 हज़ार लेकर वोट कामयाब होता है तो शायद वो उस कामयाबी तो यकीनन एक वोट से भी कामयाबी है, लेकिन वो ये ग्राफ हो जाएगा, ये जाहिर हो जाएगा कि MQM माजी में जो इलेक्शन 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट लेती रही है उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन जीत 1 वोट की भी है। अल्लाह करे ये आने वाले दिन तीनों जमातें हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे और वो उसको गले लगाए। यही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत पर धांधली और करप्शन का दाग लगा हो तो वो जमहूरियत नहीं होती, वो लैंड माफिया होता है, कब्जा ग्रुप होता है। और इस इलेक्शन में यही हुस्न है, तीनों जमातें अपने अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और रिजल्ट आने वाला है 23। साबर साहब, अगर इस मरतबा 1.25 लाख या 1.5 लाख से कम वोट या चंद हज़ार से MQM के कैंडिडेट जीते हैं, जिस तरह के पहले उनको बहुत ज़्यादा एक लीड और मार्जिन मिला, तो उससे क्या ये सवालिया निशान नहीं उठने लगेंगे कि MQM की वो जो जेन्युइन मकबूलियत नहीं थी बल्कि उसमें कुछ धांधली का अंसर भी शामिल था? और दूसरी बात यह है कि 2 पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं, सिंध में हुकूमत भी है पीपल्स पार्टी की और PMLN जो है वो वफाकी हुकूमत भी है, सूबा पंजाब में उसकी हुकूमत है, बाकी सूबों में बलूचिस्तान में भी उसकी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो उनके 2 कैंडिडेट ना खड़े करना ये क्या ये भी मुफाहमती पॉलिसी का हिस्सा है या एक ये जमहूरियत का हुस्न है कि आप जो पार्टिसिपेट 2 बड़ी पार्टियां उसको नहीं कर रही? उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की भी ख्वाहिश यही है कि वहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब हो और उनके जो हरीफ हैं, सख्त तरीन हरीफ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये नशिस्त लूज़ करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त लूज़ करती है तो उसका जो सियासी जो है नफसियाती असर वो यकीनन PTI के कारकुनों पे मनफी होगा और उससे जो वोटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नवाज़ का जो शिफ्ट होना चाह रहा है या उनके ख्याल में हो सकता है अगर ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर उसका यकीनन नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा, मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा। तो इसलिए उन दोनों जमातों की भी ख्वाहिश है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीते। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनडायरेक्ट मुकाबला पीपल्स पार्टी से भी है, नवाज लीग से भी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बराह रास्त है। साबर, अगर मुझे आप इजाज़त देने एक सवाल आपसे पूछ लूँ, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फेवर इसलिए हुब्बे अली के लिए नहीं कर रही, बुग़्ज़े माविया के लिए कर रही है क्योंकि वो इन फ्यूचर अपने आप को थ्रेट समझ रहे हैं कि जी साबर साहब जी, उनका ये वही बता रहा हूँ भट्टी साहब कि ये रिप्लेस कर रहे हैं ना, PTI अगर रिप्लेस करती है तो उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ को तो नुकसान होगा। और आपने देखा कि जमात इस्लामी जो कि KPK में PTI के साथ है, इत्तेहादी है, वो भी ये नशिस्त नहीं छोड़ रही, इसलिए कि जमात इस्लामी समझती है कि उसकी जो जड़ें हैं सियासी तौर पर वो बहुत दरीना हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुकाबले में। और वहाँ पे अब्दुल सत्तार अफ़गानी, नेमतुल्लाह साहब और एक बहुत सारा वहाँ पे काम करते रहे हैं। अब्दुल सत्तार अफ़गानी भी कराची के में रह चुके हैं, नेमतुल्लाह भी रह चुके हैं। जी साहब, तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है वो भी मुमकिन दौरा सऊदी अरब है और जो VC जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, हमने उनके बारे में प्रोग्राम 1-2 किए थे, उनको पहले भी इन्वाइट किया था, SMS के जरिए, टेलीफोन के जरिए भी बार बार उनको दावत दी। वो प्रेस रिलीज रोज़ एक जारी कर देते हैं ARY न्यूज़ हमारे प्रोग्राम के हवाले से, जो इल्ज़ामात का जवाब नहीं देते। इस हवाले से भी हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद।